नमस्कार। ड्रीम बेल में आपका स्वागत है। आज की रात मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपको शांति की दुनिया में ले जाएगी। अपने सिर के नीचे तकिया ठीक कर लीजिए, आराम से लेट जाइए और अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। आज की कहानी है रात की ड्यूटी, एक चौकीदार की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। रात के 10:30 बजे थे। शहर की गलियों में सन्नाटा पसरने लगा था। दुकानों के शटर एक एक करके गिरने लगे थे और लोग अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे थे। लेकिन रामदीन के लिए यह दिन का अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी। 60 साल के इस चौकीदार के लिए रात की पाली अभी शुरू होने वाली थी। रामदीन ने अपनी खाकी वर्दी को ठीक किया, जो जगह जगह से सिली हुई थी लेकिन साफ सुथरी और प्रेस की हुई थी। उसने अपनी लाठी उठाई, जिसकी मुट्ठियां चिकनी हो गई थीं सालों के इस्तेमाल से। जेब ने सीटी रखी, टॉर्च की बैटरी चेक की और एक गहरी सांस लेकर दरवाजे से बाहर निकला। उसकी पत्नी सावित्री दरवाजे पर खड़ी थी। 50 से ऊपर की उम्र, सफेद बालों में थोड़ा काला रंग और आंखों में चिंता की लकीरें। खाना खा लो पहले, उसने कहा। बाद में खा लूंगा, रामदीन ने मुस्कुराते हुए कहा। पहली राउंड के बाद। रोज यही बात, और फिर ठंडा खाना खाते हो। सावित्री ने एक डिब्बा उसके हाथ में थमाया। ले जाओ साथ में, बीच में खा लेना। रामदीन ने डिब्बा अपने थैले में रखा और चल पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी, उसे जाते हुए देख रही थी। पिछले 30 सालों से हर रात यही दृश्य दोहराया जाता था। रामदीन का काम था पॉश कॉलोनी शांति विहार की रात भर पहरेदारी करना। ये कॉलोनी शहर के सबसे अमीर इलाकों में से एक थी। बड़े बड़े बंगले, महंगी कारें, ऊंची दीवारें और हर घर में सुरक्षा कैमरे। फिर भी रामदीन की जरूरत थी, क्योंकि मशीनें भले ही देख सकती हैं लेकिन महसूस नहीं कर सकती, समझ नहीं सकती। और कभी कभी इंसान की मौजूदगी ही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। उसने कॉलोनी के मुख्य गेट पर पहुंचकर सिक्योरिटी गार्ड राजू को सलाम किया। राजू युवा था, 20-22 साल का, और मोबाइल में व्यस्त रहता था। राजू भाई, सब ठीक है ना? रामदीन ने पूछा। हाँ हाँ, सब ठीक है काका, राजू ने बिना ऊपर देखे कहा। उसकी नजरें स्क्रीन पर टिकी थीं, जहां कोई वीडियो चल रहा था। रामदीन मुस्कुराया। उसे राजू पर गुस्सा नहीं आता था। वो जानता था कि ये नई पीढ़ी है, अलग दुनिया में जीती है। लेकिन वो ये भी जानता था कि जब असली मुसीबत आती है तो ये मोबाइल वाले नहीं बल्कि अनुभवी लोग काम आते हैं। कॉलोनी की पहली गली में घुसते ही रामदीन की दुनिया बदल गई। यहाँ शोर नहीं था। बाहर की दुनिया की हलचल यहाँ तक नहीं पहुंचती थी। सिर्फ हवा की सरसराहट, पत्तों की खड़खड़ाहट और उसकी अपनी सांसों की आवाज। टक टक टक। उसकी लाठी सड़क पर नियमित अंतराल से बजती रही। ये उसका तरीका था लोगों को बताने का कि वो आसपास है, कि वे निश्चिंत होकर सो सकते हैं। पहला बंगला था घर नंबर 7, शर्मा जी का। रामदीन रुका और बाहर से ही देखा। लाइटें बुझी थी, सब सो गए होंगे। शर्मा जी रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे। उनकी पत्नी सुधा जी बहुत अच्छी थी। कभी कभी रामदीन को चाय पिला देती थी। उसे याद आया पिछले हफ्ते की बात। रात के 2 बजे थे और उसने इसी घर से कराहने की आवाजें सुनी थी। उसने तुरंत दरवाजा खटखटाया था। शर्मा जी को दिल का दौरा पड़ा था। रामदीन ने ही एम्बुलेंस बुलाई थी, सुधा जी को संभाला था, और जब तक एम्बुलेंस नहीं आई शर्मा जी के पास बैठा रहा था। डॉक्टरों ने कहा था कि अगर 10 मिनट की भी देरी होती तो शर्मा जी नहीं बचते। अगले दिन जब शर्मा जी अस्पताल से लौटे तो सुधा जी रोते रोते रामदीन के पैर छूने लगी थीं। आप नहीं होते तो, वो बस इतना ही कह पाई थी। रामदीन ने उन्हें संभाला था। ये तो मेरा फर्ज था बहन जी, भगवान की मर्जी से सब ठीक हो गया। शर्मा जी ने उसे 5,000 रुपए देने चाहे थे। रामदीन ने विनम्रता से मना कर दिया था। सर, मैं अपना काम कर रहा था, और वैसे भी पैसे से तो रिश्ते नहीं बनते। आज भी रामदीन ने उस घर की तरफ देखा, हाथ जोड़े और आगे बढ़ गया। घर नंबर 12 सबसे बड़ा था। 3 मंजिला बंगला, बड़ा सा गार्डन और बाउंड्री वॉल पर कांटेदार तार। मेहता साहब बिल्डर थे, पैसे वाले, लेकिन बहुत घमंडी। रामदीन को याद था जब वो पहली बार इस कॉलोनी में आया था, मेहता साहब ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा था और कहा था, देखो चौकीदार,
मेरे घर के आसपास ज्यादा मत घूमना, कैमरे लगे हैं हर जगह, और हाँ, मेरी कार को हाथ भी मत लगाना। रामदीन ने सिर झुकाकर कहा था, जी साहब। लेकिन समय सबको बदल देता है। 6 महीने पहले की बात है। रात के 3 बजे रामदीन अपनी राउंड पर था। तभी उसने देखा कि मेहता साहब के बंगले की पिछली दीवार के पास कुछ छाया हिल रही है। उसने टॉर्च की और 2 लोग दिखे जो दीवार फांदने की कोशिश कर रहे थे। रामदीन ने जोर से सीटी बजाई और लाठी पीटनी शुरू की। चोर चोर, वो चिल्लाया। चोर भाग खड़े हुए, लेकिन एक का थैला गिर गया। उसमें ताले तोड़ने के औजार थे। मेहता साहब दरवाजा खोलकर बाहर आए। जब उन्हें पूरी बात पता चली तो वे स्तब्ध रह गए। उनके सारे कैमरे, सारी तकनीक काम नहीं आई। एक बूढ़ा चौकीदार उनका घर बचाकर आया था। उस दिन के बाद से मेहता साहब बदल गए। अब वे रामदीन को देखते ही रामदीन जी कहकर बुलाते और हर महीने उसकी सैलरी में 500 रुपए अतिरिक्त जोड़ देते। आज भी रामदीन ने उस बंगले की ओर देखा। सब शांत था। वो मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। रात के 12 बज चुके थे। ये समय सबसे खास होता था। इस समय शहर पूरी तरह सो जाता था। सड़कों पर कोई नहीं होता था, बस रामदीन और उसकी लाठी की आवाज। वो पार्क के पास की बेंच पर बैठ गया। यहां से पूरी कॉलोनी दिखती थी। उसने थैले से खाने का डिब्बा निकाला। सावित्री ने रोटी और आलू की सब्जी बनाई थी। ठंडी हो गई थी, लेकिन रामदीन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने प्रेम से खाना खाया। खाते खाते उसे अपने बेटे राजेश की याद आई। राजेश शहर से बाहर नौकरी करता था। महीने में 1 बार फोन करता था, कभी कभी 2 महीने में। पिछली बार जब वो आया था तो उसने कहा था, पापा अब आप ये नौकरी छोड़ दीजिए, मैं हूं ना, आपको इस उम्र में रात भर घूमने की क्या जरूरत है। रामदीन ने मुस्कुराते हुए कहा था, बेटा ये सिर्फ नौकरी नहीं है, ये मेरी पहचान है। लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। अगर मैं नहीं रहा तो उन्हें लगेगा कि कोई उनकी देखभाल नहीं कर रहा। लेकिन पापा आप बूढ़े हो रहे हैं, कभी बीमार पड़ गए तो तुम आ जाना, रामदीन ने हंसते हुए कहा था। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि राजेश नहीं आएगा। उसकी अपनी दुनिया थी, अपनी व्यस्तताएं थी, और यह सामान्य था। बच्चे बड़े होते हैं, अपनी जिंदगी बनाते हैं, माँ बाप को अकेले रह जाना पड़ता है। रामदीन ने आसमान की ओर देखा। तारे चमक रहे थे, पूर्णिमा थी और चांद की रोशनी सब कुछ चांदी की तरह चमका रही थी। कितना सुंदर था यह सन्नाटा, ये अकेलापन। नहीं, ये अकेलापन नहीं था, ये एकांत था, और एकांत में एक अजीब सा सुकून मिलता था। रामदीन उठा और फिर से अपनी राउंड पर निकल पड़ा। घर नंबर 23 के पास पहुंचा तो एक परिचित आवाज सुनाई दी, भौं भौं। ये था ब्रूनो, वर्मा आंटी का लैब्राडोर। रामदीन मुस्कुराया, आगे आ गया। उसने धीरे से कहा। गेट के पास आते ही ब्रूनो उसके पास दौड़कर आया और पूंछ हिलाने लगा। रामदीन ने अपनी जेब से बिस्कुट निकाला और उसे खिलाया। आज भी नहीं सो सका? रामदीन ने ब्रूनो के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। वर्मा आंटी विधवा थीं। उनका बेटा विदेश में रहता था। घर में अकेली थीं, सिर्फ ब्रूनो के साथ। रामदीन ने देखा था कि कैसे वर्मा आंटी ब्रूनो से बातें करती थीं जैसे वो इंसान हो। अकेलापन लोगों को क्या क्या नहीं करवा देता। तभी घर की लाइट जली और वर्मा आंटी बाहर आई। रामदीन, तुम हो? जी आंटी, मैं हूं। आप सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही थी। तुम चाय पियोगे? रामदीन जानता था कि वर्मा आंटी अकेली हैं और बात करना चाहती हैं। जी आंटी, अगर आपको तकलीफ नहीं है। अरे तकलीफ कैसी, आओ अंदर। 5 मिनट बाद दोनों बरामदे में बैठे थे, हाथों में गर्म चाय के कप लिए। ब्रूनो रामदीन के पैरों के पास लेट गया था। मेरे बेटे ने आज फोन किया था, वर्मा आंटी ने कहा। कह रहा था कि वो दिवाली पर नहीं आ पाएगा, ऑफिस में बहुत काम है। रामदीन ने चुपचाप सुना। हर बार यही बहाना, काम काम, जैसे मैं काम नहीं हूं, जैसे मां मिलना काम नहीं है। वर्मा आंटी की आंखों में आंसू आ गए। आंटी, रामदीन ने धीरे से कहा, बच्चे व्यस्त हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वे आपसे प्यार नहीं करते। तुम्हारा बेटा आता है, महीने में 1 बार फोन करता है। पिछले साल दिवाली पर आया था। और तुम्हें बुरा नहीं लगता? रामदीन ने सोचा, फिर बोला, लगता है, लेकिन फिर सोचता हूं कि कम से कम वो खुश है, स्वस्थ है, अपनी जिंदगी जी रहा है। और क्या चाहिए एक बाप को? वर्मा आंटी ने आंसू पोंछे और मुस्कुराई।
तुम बहुत समझदार हो रामदीन। नहीं आंटी, बस जिंदगी ने समझा दिया है। चाय खत्म करके रामदीन उठा। अब मुझे जाना होगा, बाकी राउंड बाकी है। ठीक है। और रामदीन जी, थैंक यू बात करने के लिए। रामदीन ने हाथ जोड़े और चल पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो वर्मा आंटी दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी, ठीक वैसे ही जैसे सावित्री देखती थी। रात जितनी गहराती जाती उतना ही समय धीरे चलने लगता। ऐसा लगता जैसे घड़ी की सुइयां अटक गई हों। रामदीन के पैर दुखने लगे थे, कमर में भी हल्का दर्द था, लेकिन उसने रुकने के बारे में नहीं सोचा। वो पार्क में लगी बेंच पर थोड़ी देर के लिए बैठ गया। ठंडी हवा चल रही थी। उसने अपना शॉल कसकर लपेटा। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी, रोने की आवाज, किसी बच्चे के रोने की आवाज। रामदीन सतर्क हो गया। उसने टॉर्च जलाई और आवाज की दिशा में चल पड़ा। पार्क के कोने में झाड़ियों के पीछे एक लड़का बैठा था, करीब 8-9 साल का, रो रहा था। बेटा, क्या हुआ? रामदीन ने धीरे से पूछा। लड़का डर गया। मत मारिए, वो चिल्लाया। अरे नहीं बेटा, मैं नहीं मारूंगा, मैं यहाँ का चौकीदार हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? लड़का हिचकिचाया, फिर बोला, मैं घर से भाग आया। क्यों? पापा ने मुझे मारा, बहुत मारा। मैं अंग्रेजी में फेल हो गया। रामदीन समझ गया। आजकल के माँ बाप, इतनी उम्मीदें, इतना दबाव। उसने लड़के के बगल में बैठकर धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन। आर्यन, तुम्हारी माँ? मम्मी तो रो रही थी। उन्होंने पापा से कहा कि मत मारो, लेकिन पापा ने सुना नहीं। रामदीन ने गहरी सांस ली। सुनो बेटा, तुम्हारे पापा ने गलत किया तुम्हें मारकर, लेकिन तुमने भी गलत किया घर से भागकर। तुम्हारी मम्मी कितनी परेशान होंगी, वे रो रही होंगी। लेकिन पापा को गुस्सा आया, गलत था, लेकिन वे भी तुम्हारे भले के लिए ही सोचते हैं, बस तरीका गलत था। तुम घर नहीं जाओगे तो वे पागल हो जाएंगे। आर्यन ने सोचा, आप मेरे साथ चलोगे? बिल्कुल चलूंगा। 10 मिनट बाद रामदीन आर्यन का हाथ पकड़े घर नंबर 34 के सामने खड़ा था। दरवाजा खुला था। अंदर से रोने की आवाजें आ रही थीं। रामदीन ने दरवाजा खटखटाया। एक औरत बाहर आई। आंखें लाल थीं, चेहरे पर आंसू के निशान। आर्यन, वो चिल्लाई और अपने बेटे को गले लगा लिया। पीछे से एक आदमी भी आया, आर्यन के पापा। उनकी आंखों में भी आंसू थे। बेटा, तू कहाँ चला गया था? मैंने सारी कॉलोनी छान मारी। रामदीन ने हाथ जोड़े। साहब, बच्चा पार्क में बैठा था, रो रहा था। आर्यन के पापा रामदीन के पैर छूने लगे। आपने मेरे बेटे को बचा लिया, अगर उसे कुछ हो जाता। नहीं साहब, ये सब मत कीजिए, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, अगर बुरा ना माने, बच्चे फूल होते हैं, पत्थर नहीं। प्यार से समझाइए, मारिए मत। आर्यन की मां रो रही थी। वो बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बस आज गुस्सा हो गए। रामदीन ने सिर हिलाया। समझ सकता हूं, मैं भी पिता हूं, लेकिन याद रखिए, बच्चे फेल होते हैं तो दुनिया खत्म नहीं हो जाती, लेकिन अगर वे भाग जाएं तो। वो बात अधूरी छोड़कर चल पड़ा। आर्यन ने पीछे से आवाज दी, थैंक यू अंकल। रामदीन ने हाथ हिलाया और अंधेरे में गायब हो गया। अब आसमान में हल्का सा बदलाव दिखने लगा था। पूर्व दिशा में अंधेरा थोड़ा कम घना था। पक्षियों की चहचहाट शुरू होने वाली थी। रामदीन की आंखें थकी हुई थीं, लेकिन वो सतर्क था। यह सबसे खतरनाक समय होता था। इस समय चोर जानते हैं कि चौकीदार थक गया होगा और लोग गहरी नींद में होते हैं। उसने अपनी आखिरी राउंड शुरू की। हर गली, हर घर, हर कोना सब चेक किया। सब ठीक था। घर नंबर 19 के पास पहुंचा तो रुक गया। यहां रहते थे गुप्ता जी। वे अकेले रहते थे। उनकी पत्नी कुछ साल पहले गुजर गई थी। बच्चे नहीं थे। रामदीन को चिंता हुई। आजकल उन्हें कई दिनों से नहीं देखा था। आमतौर पर गुप्ता जी सुबह 6 बजे अपने बगीचे में दिखते थे। उसने गेट खटखटाया, कोई जवाब नहीं। फिर जोर से खटखटाया, गुप्ता जी, गुप्ता जी। अभी भी कोई जवाब नहीं। रामदीन का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ गड़बड़ थी। उसने गेट पर चढ़ने की कोशिश की। बूढ़ा शरीर था, लेकिन जिम्मेदारी ने उसे ताकत दी। किसी तरह गेट फांदा और अंदर पहुंचा। दरवाजा बंद था। उसने खिड़की से अंदर झांका। अंधेरा था।
लेकिन उसे लगा कि फर्श पर कुछ पड़ा है। गुप्ता जी, गुप्ता जी, उसने जोर से आवाज लगाई। हल्की सी आवाज आई, मदद। रामदीन का खून ठंडा हो गया। उसने तुरंत दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। बूढ़ा शरीर था, लेकिन आज उसमें जवानों जैसी ताकत आ गई। 2-3 धक्कों के बाद दरवाजा खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांस रुक गई। गुप्ता जी फर्श पर पड़े थे, बेहोश। पास में पानी का गिलास गिरा हुआ था। रामदीन ने तुरंत 108 डायल किया, फिर पड़ोस के घरों को भी जगाया। 10 मिनट में एम्बुलेंस आ गई। पैरामेडिक ने कहा, स्ट्रोक है, शायद कल रात से पड़े हैं, आपने सही समय पर पाया नहीं तो। अस्पताल में भर्ती होने के बाद गुप्ता जी ने होश में आकर रामदीन का हाथ पकड़ा। तुमने मेरी जान बचा ली। आप ठीक हो जाओगे गुप्ता जी, चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। अगले कुछ दिन रामदीन रोज अस्पताल जाता, गुप्ता जी के लिए खाना लेकर जाता, उनसे बातें करता। कोई रिश्तेदार नहीं था तो रामदीन ही सब संभाल रहा था। एक दिन गुप्ता जी ने कहा, रामदीन, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो कोई नहीं था। तुम तो नौकर हो, फिर भी तुमने इतना किया, क्यों? रामदीन ने मुस्कुराते हुए कहा, गुप्ता जी, इंसानियत का कोई रिश्ता तो होता नहीं, बस हो जाती है। आप अकेले हैं, मैं भी अकेला हूं, अपने ही तो है हम। रात के 5 बज रहे थे। रामदीन अपनी आखिरी राउंड पर था। घर नंबर 28 के सामने से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि सिंह साहब की मर्सिडीज का दरवाजा खुला है। सिंह साहब बड़े बिजनेसमैन थे, पैसे के बल पर सबको नीचा दिखाते थे। रामदीन को तो वे कभी देखते भी नहीं थे, जैसे वो हवा हो। रामदीन ने गेट के पास जाकर आवाज लगाई, सिंह साहब, आपकी गाड़ी का दरवाजा खुला है। कोई जवाब नहीं। रामदीन ने फिर आवाज लगाई। तब सिंह साहब बाहर आए, नाराज थे। तुम यहां क्या कर रहे हो? मेरे घर के सामने खड़े होकर चिल्ला रहे हो? सर, आपकी गाड़ी का दरवाजा खुला है, मैं बता रहा था। तो मैंने खुला छोड़ा होगा, तुम्हें क्या? चलो यहां से। रामदीन चुपचाप चला गया, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा। इज्जत तो हर इंसान को मिलनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर। 3 दिन बाद सुबह शोर मचा। सिंह साहब की गाड़ी से लैपटॉप और कुछ जरूरी फाइलें चोरी हो गई थी। पुलिस आई, पूछताछ हुई। पुलिस वाले ने रामदीन से पूछा, तुमने कुछ देखा उस रात? रामदीन ने सच बता दिया। मैंने सिंह साहब को बताया था कि गाड़ी का दरवाजा खुला है, लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया। सिंह साहब का चेहरा लाल हो गया, शर्म से। अपनी ही गलती की वजह से उन्हें नुकसान हुआ था, और जिस चौकीदार को वे कुछ नहीं समझते थे, वही उन्हें बचा सकता था। उस दिन के बाद सिंह साहब बदल गए। अब जब भी रामदीन को देखते, सिर हिलाकर नमस्ते करते। एक बार तो उन्होंने रामदीन को चाय पर बुलाया भी। रामदीन, मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, माफ करना। कोई बात नहीं साहब, हो जाता है। नहीं, बात तो है, पैसा आदमी को अंधा बना देता है। मैं सोचता था कि पैसे से सब कुछ हो जाता है, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी लगन, तुम्हारी जिम्मेदारी, ये चीजें पैसे से नहीं मिलती। रामदीन ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि जिंदगी सबको सबक सिखाती है। सुबह के 6 बज रहे थे। आसमान में लालिमा फैलने लगी थी। रामदीन की ड्यूटी खत्म होने वाली थी। वो पार्क की बेंच पर बैठा था, आखिरी बार कॉलोनी को देख रहा था। उसे अचानक अपनी बेटी प्रिया की याद आई। प्रिया की शादी को 10 साल हो गए थे। दूसरे शहर में ससुराल थी। साल में 1-2 बार आती थी। प्रिया की शादी के लिए पैसे जुटाना बहुत मुश्किल रहा था। रामदीन की तनख्वाह कम थी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी, कुछ कर्ज भी लिया था। शादी के दिन जब प्रिया विदा हो रही थी तो रामदीन रो पड़ा था। सावित्री भी रो रही थी, राजेश भी। पापा, मैं आती रहूंगी, प्रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा था। बेटा, खुश रहना, बस खुश रहना। पहले साल तो प्रिया हर महीने आती थी, फिर 2 महीने में एक बार, फिर 6 महीने में, अब साल में एक बार। रामदीन को बुरा नहीं लगता था। बेटियां पराया धन होती हैं, लोग कहते हैं, लेकिन रामदीन के लिए प्रिया हमेशा उसकी बेटी रहेगी, चाहे वो कहीं भी हो, कितनी भी दूर हो। पिछली दिवाली पर प्रिया आई थी अपने पति और बच्चों के साथ। छोटे से घर में सब ठुसे हुए थे, लेकिन खुशी का माहौल था। प्रिया ने देखा कि रामदीन रात 10 बजे वर्दी पहन रहा है। पापा, अभी भी वही ड्यूटी करते हो? हाँ बेटा, क्या करूं, यही काम है। पापा, आप बूढ़े हो गए हैं, इस उम्र में रात भर घूमना ठीक नहीं है। अरे, मैं अभी फिट हूं, और फिर ये नौकरी छोड़ दूं तो करूं क्या, घर में बैठकर? प्रिया की आंखों में आंसू आ गए।
मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहती हूं पापा, लेकिन रामदीन ने उसका हाथ थाम लिया। लेकिन तेरा घर छोटा है, तेरे पति का परिवार भी साथ रहता है। मैं समझता हूं बेटा, और मुझे यहां अच्छा लगता है। तेरी माँ है, ये घर है, ये काम है, मैं खुश हूं। लेकिन पापा, बस अब ज्यादा भावुक मत हो। तू खुश रहे, बस इतना ही चाहता हूं। उस रात रामदीन देर से सोया था। सोचता रहा था कि क्या उसने अपने बच्चों को वो सब दिया जो उन्हें चाहिए था। शायद नहीं। वो अमीर नहीं था, बड़ा घर नहीं दे सका, अच्छी शिक्षा भी मुश्किल से दिला पाया, लेकिन उसने प्यार दिया, ईमानदारी सिखाई, संस्कार दिए, और शायद यही सबसे बड़ी दौलत है। सुबह की पहली किरण, एक नया दिन। रामदीन की तंद्रा टूटी मंदिर की घंटी से। पंडित जी आरती की तैयारी कर रहे थे। आसमान में सूरज की पहली किरणें फूट रही थीं। उसने अपनी घड़ी देखी, सुबह के 6:30 बज गए थे। उसकी ड्यूटी खत्म हो गई थी। वो उठा और धीरे धीरे कॉलोनी के गेट की ओर चल पड़ा। रास्ते में कुछ लोग दिखने लगे थे। दूध वाला अपनी साइकिल पर, अखबार वाला, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पर। गुड मॉर्निंग रामदीन जी, किसी ने आवाज दी। रामदीन ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। गेट पर राजू अभी भी मोबाइल में व्यस्त था। रामदीन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राजू भाई, मैं जा रहा हूं, ध्यान रखना। हाँ हाँ काका, आप भी आराम कीजिए। रामदीन कॉलोनी से बाहर निकल आया। सड़क पर अब भीड़ बढ़ने लगी थी, दुकानें खुलने लगी थी, शहर जाग रहा था और रामदीन का काम खत्म हो गया था। जब शहर सोता था तब वो जागता था, और अब जब शहर जाग रहा था वो सोने जा रहा था। घर वापसी, जहां दिल को सुकून मिले। 20 मिनट की पैदल यात्रा के बाद रामदीन अपनी गली में पहुंचा। यह इलाका अमीर नहीं था, छोटे छोटे घर, संकरी गलियां, लेकिन यहां का सुकून अलग था। रामदीन भाई, रमेश ने आवाज दी। चाय पियोगे? नहीं भाई, घर जा रहा हूं, सावित्री इंतजार कर रही होगी। हाँ हाँ, जाओ जाओ, वो रोज इंतजार करती है तुम्हारा। रामदीन अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। 2 कमरों का छोटा सा घर, लेकिन इसमें जिंदगी भर की यादें थीं। यहीं उसकी दोनों संतानों ने पहला कदम रखा था। यहीं उसने सावित्री के साथ जीवन के उतार चढ़ाव देखे थे। दरवाजा खोला तो सावित्री रसोई में थी, चाय बना रही थी। आ गए? उसने मुड़कर देखे बिना ही पूछा। हाँ। थक गए होंगे, हाथ मुंह धो लो, चाय बनाती हूं। रामदीन ने वर्दी उतारी, हाथ मुंह धोया और रसोई में आकर चौकी पर बैठ गया। सावित्री ने चाय का कप उसके सामने रखा। कैसी रही रात? अच्छी रही। गुप्ता जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। आज सुबह उनके घर गया था, बहुत खुश थे। अच्छा किया तुमने, भगवान तुम्हें सलामत रखे। दोनों चुपचाप चाय पीते रहे। कोई बात नहीं हो रही थी, लेकिन सन्नाटा असहज नहीं था। 30 साल की शादी के बाद शब्दों की जरूरत नहीं रहती, सिर्फ साथ होना ही काफी होता है। राजेश का फोन आया था कल, सावित्री ने कहा। क्या कह रहा था? बस यूं ही पूछ रहा था तुम्हारी तबीयत के बारे में। मैंने कहा सब ठीक है। अच्छा किया, तुम उसे परेशान नहीं करना चाहते ना? रामदीन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वो अपनी जिंदगी जी रहा है, मैं अपनी, और हम दोनों खुश हैं। यही तो जिंदगी है। चाय के बाद रामदीन सोने चला गया। छोटे से कमरे में पुराना पंखा घूम रहा था। खिड़की से धूप की किरणें आ रही थीं। वो लेटा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। कभी कभी ऐसा होता था, शरीर थका होता था, लेकिन दिमाग सोना नहीं चाहता था। उसने छत की ओर देखा। दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे थे। राजेश और प्रिया की बचपन की तस्वीरें, उसकी और सावित्री की शादी की एक धुंधली तस्वीर। उसे अपनी जवानी याद आई। तब वो मजबूत था, हट्टा कट्टा। उसने फौज में भर्ती होने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाया। फिर शहर आया, छोटी मोटी नौकरियां की, मजदूरी की। फिर एक दिन ये चौकीदार की नौकरी मिली। वेतन कम था, लेकिन नियमित था, और सम्मान भी था। पहले वो दिन की ड्यूटी करता था। फिर जब राजेश और प्रिया बड़े होने लगे तो खर्चे बढ़ गए। उसने रात की ड्यूटी ली, क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता था। शुरू में बहुत मुश्किल था, रात भर जागना, अकेले घूमना, डर से लड़ना।
लेकिन धीरे धीरे आदत हो गई और अब तो रात उसकी दोस्त बन गई थी। उसे याद आया एक रात बरसों पहले, तब वो नया नया था इस काम में। एक चोर पकड़ा था उसने, युवा लड़का। उसने उसे पुलिस के हवाले करने की बजाय बात की थी। क्यों करते हो ये सब? रामदीन ने पूछा था। भूख लगती है, नौकरी नहीं मिलती। चोरी करने से तो जेल मिलेगी, फिर तो और मुश्किल हो जाएगी। रामदीन ने उस लड़के को छोड़ दिया था, लेकिन पहले उसे खाना खिलाया और कुछ पैसे दिए। ईमानदारी से नौकरी ढूंढो, मिल जाएगा। 6 महीने बाद वही लड़का उसके पास आया था। अंकल, मुझे नौकरी मिल गई, एक दुकान में, मैं अब चोरी नहीं करता। रामदीन की आंखें नम हो गई थी उस दिन। ये थी उसकी असली कमाई, पैसे नहीं बल्कि लोगों के दिलों में जगह। रामदीन की आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। उसने घड़ी देखी, 6 बजे थे। वो उठा और बाहर आया। सावित्री आंगन में बैठी सब्जी काट रही थी। उठ गए? खाना खाओगे? हाँ, खिला दो। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। रोटी, दाल और आलू की सब्जी। सादा खाना, लेकिन प्यार से बना हुआ। आज रात सर्दी ज्यादा होगी, गरम कपड़े पहन लेना। हाँ, पहन लूंगा। और सुनो, अगले हफ्ते प्रिया का फोन आया था, वो आने वाली है 2 दिन के लिए। रामदीन का चेहरा खिल गया। सच? कब आएगी? शनिवार को। राजेश भी आने की कोशिश करेगा। अच्छा है, घर में रौनक आ जाएगी। खाने के बाद रामदीन फिर तैयार होने लगा। वही खाकी वर्दी, वही लाठी, वही सीटी। सावित्री ने उसके लिए खाना पैक किया। ठंड में गरम चाय की दुकान पर चले जाना, बीमार मत पड़ना। नहीं पड़ूंगा, तुम फिक्र मत करो। दरवाजे पर सावित्री खड़ी हो गई। वही दृश्य हर रोज। जाओ, उसने कहा। रामदीन मुस्कुराया और चल पड़ा। 10:30 बजे रामदीन फिर से शांति विहार कॉलोनी में था। राजू ने उसे देखकर हाथ हिलाया। काका, आज तो बहुत ठंड है। हाँ है, लेकिन चलेगा। तुम यहां बैठे बैठे ठंड में मत रहना, कभी कभी इधर उधर घूम लिया करो। जी काका। रामदीन ने कॉलोनी में प्रवेश किया। ठंडी हवा चल रही थी। उसने अपना शॉल कस लिया और चल पड़ा। टक टक टक। उसकी लाठी की आवाज फिर से गूंजने लगी। परिचित आवाज, आश्वासन की आवाज। पहली गली में एक नया परिवार शिफ्ट हुआ था। रामदीन ने उनके घर की ओर देखा। लाइटें जल रही थीं, शायद अभी सो नहीं पाए थे। वो आगे बढ़ा, हर घर की जांच की। सब सुरक्षित था, सब शांत था। पार्क के पास पहुंचा तो देखा कि वर्मा आंटी बाहर बैठी हैं। ब्रूनो उनके पास लेटा था। आंटी, इतनी ठंड में बाहर? रामदीन, आओ बैठो। बस यूं ही अकेलापन सता रहा था। रामदीन बैठ गया। आंटी, अकेलापन सबसे बड़ी बीमारी है, लेकिन आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं ना, और ब्रूनो भी है। वर्मा आंटी मुस्कुराई। तुम बहुत अच्छे हो रामदीन, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। बस आप भी खुश रहें, यही काफी है। रात के 12 बज गए थे। चांद पूरा निकल आया था। चांदनी इतनी तेज थी कि टॉर्च की जरूरत नहीं थी। रामदीन ने आसमान की ओर देखा। तारे टिमटिमा रहे थे। कितना सुंदर था ये सब। शहर की रोशनी, शोर शराबे से दूर ये शांत रात। उसे लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड उससे बात कर रहा है, जैसे हर तारा कुछ कह रहा है, जैसे चांद उसे देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। तुम कितने भाग्यशाली हो, उसने खुद से कहा। तुम्हें ये सब देखने को मिलता है। वो लोग जो बड़े बड़े घरों में सोते हैं, उन्हें ये सब नहीं मिलता। और ये सच था। उसकी नौकरी मुश्किल थी, लेकिन खूबसूरत भी। उसे वो चीजें देखने को मिलती थीं जो दूसरों को नहीं। सूर्योदय, सूर्यास्त, चांदनी रातें, बारिश की पहली बूंद, सर्दी की कोहरे भरी सुबह, गर्मी की उमस भरी रातें। हर मौसम, हर पल वो इसका गवाह था। रामदीन अपनी राउंड पर था। तभी उसे घर नंबर 45 से रोने की आवाज आई। किसी औरत के रोने की आवाज। वो तुरंत उस तरफ भागा। दरवाजे के पास पहुंचा तो अंदर से आवाजें आ रही थी, झगड़े की आवाजें। तुम हमेशा ऐसा ही करती हो, एक आदमी चिल्ला रहा था। मैंने क्या किया? औरत की आवाज थी, डरी हुई। रामदीन समझ गया, घरेलू हिंसा। ये पहली बार नहीं था, कई बार उसने ऐसे मामले देखे थे। उसने दरवाजा खटखटाया। कोई है? अंदर सन्नाटा हो गया। रामदीन ने फिर खटखटाया।
मैं रामदीन हूँ, चौकीदार। सब ठीक है? दरवाजा खुला। एक आदमी बाहर आया, करीब 40 साल का। शराब की महक आ रही थी। क्या चाहिए? उसने गुस्से में पूछा। सर, आवाजें आ रही थीं, मैं चेक करने आया था। सब ठीक है, अपना काम करो। रामदीन ने अंदर झांकने की कोशिश की। उसे एक औरत दिखी, कोने में खड़ी, चेहरे पर आंसू। सर, अगर कोई प्रॉब्लम है तो? नहीं है कोई प्रॉब्लम, जाओ यहां से। आदमी ने दरवाजा बंद कर दिया। रामदीन वहीं खड़ा रह गया। उसका दिल बैठ रहा था। वो जानता था कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन वो कर क्या सकता था? घर के अंदर के मामलों में दखल देना मुश्किल था। उसने फैसला किया, वो वहीं बाहर खड़ा रहेगा, कम से कम तब तक जब तक वो आदमी शांत नहीं हो जाता। आधा घंटा गुजर गया, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रामदीन ने राहत की सांस ली। अगली सुबह जब वो घर जा रहा था तो उसने उस औरत को सब्जी लेते देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। रामदीन ने पास जाकर धीरे से कहा, बहन जी, अगर कभी मदद चाहिए तो मुझे बुलाना, मैं पास ही रहता हूं। औरत ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी थी। थैंक यू, उसने धीरे से कहा। रामदीन आगे बढ़ गया। उसे पता था कि वो उस औरत की पूरी समस्या नहीं सुलझा सकता, लेकिन कम से कम उसने ये बता दिया था कि वो अकेली नहीं है। सुबह के 6 बज गए थे। मंदिर की घंटी बजी, पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो गई। दूध वाले अपनी साइकिलों पर निकल पड़े। रामदीन की ड्यूटी खत्म हो गई थी। वो थका हुआ था लेकिन संतुष्ट था। एक और रात पूरी हुई, एक और रात जब उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई। गेट पर राजू सो रहा था, कुर्सी पर सिर टिकाए। रामदीन ने उसे धीरे से हिलाया। राजू भाई उठो, सुबह हो गई। राजू ने आंखें खोली। हाँ काका, जा रहे हो? हाँ, तुम भी घर जाओ अब। रामदीन कॉलोनी से बाहर निकला। सड़कों पर भीड़ बढ़ने लगी थी। लोग अपने अपने कामों पर जा रहे थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। एक नया दिन शुरू हो गया था, लेकिन रामदीन के लिए यह दिन का अंत था। घर पहुंचा तो सावित्री दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। आ गए? देर हो गई आज। हाँ, थोड़ा काम था। चलो आओ, चाय बनाती हूं। दोनों अंदर गए। रामदीन ने वर्दी बदली, हाथ मुंह धोया और बाहर आकर बैठ गया। सावित्री ने चाय दी। कैसी रही रात? अच्छी रही, थोड़ी व्यस्त रही। तुम बूढ़े हो रहे हो, कब तक करोगी ये सब? रामदीन ने मुस्कुराकर कहा, जब तक शरीर साथ देगा। लेकिन सावित्री, ये मेरी पहचान है। ये काम छोड़ दूं तो मैं क्या हूं? बस एक बूढ़ा आदमी। लेकिन ये काम करता हूं तो मैं कुछ हूं। लोगों को मेरी जरूरत है। सावित्री चुप हो गई। वो जानती थी कि रामदीन सही कह रहा है। ये काम उसकी जिंदगी था, उसका मकसद था। दोपहर को रामदीन सो गया, लेकिन उसे एक सपना आया, बरसों पुराना। वो युवा था, 30 साल का। उसका बेटा राजेश 6 साल का था, बेटी प्रिया 4 साल की। एक दिन राजेश स्कूल से रोता हुआ आया था। पापा, आज स्कूल में सबके पापा अपनी नौकरी के बारे में बता रहे थे। टीचर ने मुझसे पूछा कि मेरे पापा क्या करते हैं। मैंने कहा चौकीदार, तो सब हंसने लगे। रामदीन का दिल टूट गया था। उसने राजेश को गोद में उठाया। बेटा, लोग हंसें तो हंस लेने दो, लेकिन याद रखना, तुम्हारे पापा ईमानदारी से काम करते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। अपनी मेहनत की कमाई है, इसमें शर्म कैसी? लेकिन पापा, वो कहते हैं चौकीदार तो छोटा काम है। कोई काम छोटा नहीं होता बेटा, हर काम जरूरी है। अगर मैं अपना काम नहीं करूं तो लोगों को परेशानी होगी, समझे? राजेश ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी दुख था। उस रात रामदीन ने बहुत सोचा। क्या वो अपने बच्चों को निराश कर रहा है? क्या उसे कोई और काम ढूंढना चाहिए? लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं, वो अपने काम से शर्मिंदा नहीं होगा। वो अपने बच्चों को यही सिखाएगा कि ईमानदारी से किया गया हर काम सम्मानजनीय है। और आज बरसों बाद जब राजेश खुद कमा रहा है तो रामदीन को लगता है कि उसने सही किया। राजेश ने भी ईमानदारी सीखी, मेहनत सीखी, और यही सबसे बड़ी विरासत है। शाम के 6 बजे रामदीन उठा। बाहर आया तो देखा कि सावित्री पूजा कर रही है। उसने भी हाथ जोड़ लिए। हे भगवान, मुझे ताकत देना, मैं अपना काम अच्छे से कर सकूं और लोगों की मदद कर सकूं। सावित्री ने प्रसाद दिया। लो, खा लो। रामदीन ने प्रसाद खाया, फिर नहाने चला गया।
नहाकर वर्दी पहनी, लाठी उठाई, सीटी जेब में रखी। सावित्री ने खाना पैक करके दिया। आज मैंने तुम्हारी पसंद की पूड़ी बनाई है, बीच में खा लेना। तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखती हो? रामदीन ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। रामदीन ने उसका हाथ थाम लिया। 30 साल हो गए, कभी तुमने एक शब्द की भी शिकायत नहीं की। शिकायत क्या करती? भगवान ने अच्छा पति दिया, ईमानदार, मेहनती और प्यार करने वाला। इससे ज्यादा क्या चाहिए? दोनों एक दूसरे को देखते रहे। शब्दों की जरूरत नहीं थी, आंखें सब कुछ कह रही थीं। अच्छा, अब मुझे जाना होगा, रामदीन ने कहा। जाओ, ध्यान रखना। रामदीन दरवाजे से निकल गया। पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री वहीं खड़ी थी, हमेशा की तरह। 10:30 बजे रामदीन शांति विहार कॉलोनी में पहुंचा। आज राजू की जगह कोई नया गार्ड था, युवा लड़का, करीब 20 साल का। नमस्ते काका, उसने कहा। मेरा नाम सुरेश है, आज से मैं यहां ड्यूटी कर रहा हूं। अच्छा, राजू कहाँ है? उसका ट्रांसफर हो गया, मैं उसकी जगह आया हूं। रामदीन को थोड़ा अजीब लगा। राजू से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन जिंदगी ऐसी ही है, लोग आते हैं जाते हैं। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अंदर जा रहा हूं। जी काका। रामदीन कॉलोनी में घुसा। टक टक टक, उसकी लाठी फिर से बजने लगी। पहली गली, दूसरी गली, तीसरी गली, सब कुछ सामान्य था, लेकिन आज कुछ अलग था। एक नई ऊर्जा थी उसमें, शायद इसलिए कि कल प्रिया आने वाली थी और राजेश भी शायद आ जाए। घर में रौनक होगी, बच्चों की आवाजें गूंजेंगी, सावित्री खुश होगी और वो भी। रात के 12 बजे रामदीन पार्क में बैठा था। आज आसमान साफ था, हजारों तारे चमक रहे थे। उसने ऊपर देखा और मुस्कुराया। तुम सब हमेशा यहीं हो, हर रात, मेरे साथ। मैं अकेला नहीं हूं, तुम हो, चांद है, ये हवा है, ये पेड़ है, ये सब मेरे दोस्त हैं। वो थोड़ी देर बैठा रहा, सोचता रहा अपनी जिंदगी के बारे में। 60 साल, लंबी जिंदगी, कई उतार चढ़ाव, लेकिन कोई पछतावा नहीं। उसने जो किया ईमानदारी से किया, उसने जो कमाया मेहनत से कमाया, उसने जो दिया दिल से दिया, और यही काफी है। लोग कहते हैं कि सफलता का मतलब है पैसा, बड़ा मकान, गाड़ी, लेकिन रामदीन के लिए सफलता का मतलब था रात को चैन की नींद सोना, ये जानना कि उसने आज किसी की मदद की, किसी को सुरक्षित रखा। यही उसकी सफलता थी। सुबह के 5:30 बज गए थे। आसमान में हल्की लालिमा फैलने लगी थी। रामदीन ने अपनी आखिरी राउंड शुरू की, एक एक घर को अलविदा कहते हुए। कल फिर मिलेंगे, कल फिर वो यहां होगा। घर नंबर 7 के पास से गुजरा, शर्मा जी का घर। उसने हाथ जोड़े। घर नंबर 12 के पास से गुजरा, मेहता साहब का घर। मुस्कुराया। घर नंबर 23 के पास से गुजरा, वर्मा आंटी का घर। ब्रूनो सो रहा था। उसने धीरे से कहा, गुड नाइट ब्रूनो। हर घर, हर गली, हर कोना, सब उसके दोस्त थे। गेट पर पहुंचा तो सुरेश खड़ा था, मोबाइल में व्यस्त। सुरेश भाई, मैं जा रहा हूं, ध्यान रखना। जी काका, आप भी आराम कीजिए। रामदीन बाहर निकल आया। सड़क पर अब भीड़ बढ़ने लगी थी। उसने पीछे मुड़कर कॉलोनी को देखा। उसका काम की जगह, उसकी दूसरी दुनिया। कल मिलेंगे, उसने धीरे से कहा। 20 मिनट बाद रामदीन अपनी गली में था। रमेश ने आवाज दी, रामदीन भाई, आज तो देर हो गई। हाँ भाई, थोड़ा काम था। चलो अच्छा है, कल तो तुम्हारी बेटी आ रही है ना? हाँ, प्रिया आ रही है। बहुत अच्छा, घर में खुशी आएगी। रामदीन मुस्कुराया और अपने घर की ओर चल दिया। दरवाजे पर सावित्री खड़ी थी। आ गए? देर हो गई आज? हाँ, बस थोड़ा काम था। तुम इतनी सुबह क्यों उठ गई? तुम्हारा इंतजार था, और फिर कल प्रिया आ रही है, घर साफ करना है। दोनों अंदर गए। रामदीन ने कपड़े बदले, हाथ मुंह धोया और बाहर आकर बैठ गया। सावित्री ने चाय दी। आज तुम जल्दी सो जाना, कल प्रिया आएगी तो तुम्हें तरोताजा दिखना चाहिए। हाँ, सो जाऊंगा। लेकिन रामदीन की आंखों में चमक थी, उत्साह था। कल उसकी बेटी आ रही थी, और शायद बेटा भी। रामदीन सो गया, लेकिन उसके सपनों में प्रिया थी, राजेश था, सावित्री थी, और वो कॉलोनी भी थी जिसकी वो रक्षा करता था। ये थी रामदीन की जिंदगी, सीधी सादी लेकिन सार्थक। वो कोई बड़ा आदमी नहीं था, उसके पास बड़ा घर नहीं था, बड़ी गाड़ी नहीं थी, बैंक में बड़ा बैलेंस नहीं था, लेकिन उसके पास कुछ और था,
लोगों का प्यार, लोगों का विश्वास, लोगों का सम्मान। शर्मा जी जब भी उसे देखते हाथ जोड़ते, क्योंकि उसने उनकी जान बचाई थी। मेहता साहब जब भी उसे देखते मुस्कुराते, क्योंकि उसने उनका घर बचाया था। वर्मा आंटी जब भी उसे देखती आशीर्वाद देती, क्योंकि उसने उनका अकेलापन कम किया था। गुप्ता जी जब भी उसे देखते आंखें नम हो जाती, क्योंकि उसने उनकी जिंदगी बचाई थी। आर्यन जब भी उसे देखता दौड़ कर आता, क्योंकि उसने उसे घर वापस लाया था। यही थी रामदीन की असली कमाई, यही थी उसकी असली दौलत। और जब एक दिन उसका समय आएगा तो लोग कहेंगे रामदीन एक अच्छा इंसान था, ईमानदार था, मदद करने वाला था। और यही सबसे बड़ी विरासत है जो कोई छोड़ सकता है। रात गहराती है, शहर सो जाता है, लेकिन रामदीन जागता है। वो अकेला नहीं है, उसके साथ हैं तारे, चांद, हवा और वो जिम्मेदारी जो उसने अपने कंधों पर उठाई है। हर रात, हर पल वो वहां होता है, चौकसी करते हुए, देखभाल करते हुए, रक्षा करते हुए। और जब सुबह होती है तो वो चुपचाप चला जाता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी तामझाम के। लेकिन उसकी मौजूदगी हमेशा महसूस होती है। उसकी लाठी की आवाज हमेशा सुनाई देती है, उसकी सीटी की आवाज हमेशा याद रहती है। टक टक टक। ये आवाज सिर्फ एक लाठी की आवाज नहीं है, ये है सुरक्षा की आवाज, विश्वास की आवाज, ईमानदारी की आवाज। और जब तक रामदीन जैसे लोग हैं इस दुनिया में, तब तक उम्मीद है, तब तक रोशनी है। क्योंकि असली हीरो वो नहीं होते जो बड़े बड़े काम करते हैं, असली हीरो वो होते हैं जो छोटे छोटे कामों को बड़े दिल से करते हैं। रामदीन एक ऐसा ही हीरो है, रात का संरक्षक, अंधेरे का दोस्त और लोगों का सच्चा हमदर्द। अब आराम से लेट जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और सो जाइए। गहरी, शांत, सुकून भरी नींद। शुभ रात्रि।